हेलो एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस चैप्टर 2 में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और सही तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस बायोलॉजी के माइंड मैप सीरीज के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 को, जिसमें हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में, अर्थात एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन के बारे में। तो चैप्टर 4 के अंदर हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात उत्सर्जन क्या होता है। हमारे शरीर में बहुत सारी उपापचयी क्रियाएं होती हैं और उसके फलस्वरूप कुछ अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं और कुछ विषाक्त पदार्थ भी बनते हैं और उसे बाहर निकालना आवश्यक है, जिसे हम उत्सर्जन कहते हैं। और इसके लिए जिस तंत्र की हमें आवश्यकता होती है उस तंत्र को हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब देखिए उत्सर्जन में कौन कौन से अंग आते हैं। इसमें देखिए त्वचा आता है। त्वचा से हम लोग पसीना के थ्रू कुछ अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं। और आंख आता है। आंख में आप लोग सवेरे देखे होंगे, इसमें बाहर कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। और मेनली इसमें किडनी के बारे में पढ़ना, जो कि ये उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालते हैं। अब देखिए अवशिष्ट पदार्थ क्या होता है, यानी विषाक्त पदार्थ क्या क्या हो सकता है, तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए विषाक्त पदार्थ में आता है, अवशिष्ट पदार्थ में अमोनिया, उसके बाद आता है यूरिया और यूरिक अम्ल। ये सब अवशिष्ट पदार्थ में आते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। अब देखिए कुछ जीवों में यानी निम्न स्तरीय जीवों में कैसे होता है उत्सर्जन। निम्न स्तरीय जीवों में उत्सर्जन विसरण क्रिया द्वारा होता है, यानी निम्न स्तरीय जीवों में उत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो विसरण द्वारा होती है, जैसे कि अमीबा, एक कोशिकीय जीवों आदि में। ठीक, यहाँ तक समझ गए। अब आगे है मनुष्य में उत्सर्जन। मनुष्य में आखिर कैसे उत्सर्जन होता है, आखिर अपशिष्ट पदार्थ को किस प्रोसेस से वो बाहर निकालते हैं। तो इसके लिए हम एक सिस्टम पढ़ते हैं। इसमें आता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को वृक्क की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई कहा जाता है। नेफ्रॉन को वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ये डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेफ्रॉन को क्या कहा जाता है, वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। अब देखिए इसमें कौन कौन से अंग आते हैं। किडनी आता है, बेसिकली किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग और अंततः मूत्राशय से बाहर आ जाता है। इसमें क्या क्या आता है, किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। अब देखिए इसको हम डायग्राम से बता देते हैं किताब से। 5 सेकेंड का टाइम लेते हैं। आप लोग यहाँ देखिए, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए आप लोग को बताए थे अगले क्लास में परिवहन तंत्र के बारे में, जिसमें बताए थे रक्त वाहिनी 2 टाइप का होता है, धमनी और शिरा। ये देखिए ये शिरा है और ये धमनी है। शिरा से अशुद्ध रक्त आता है जबकि धमनी से शुद्ध रक्त आता है। और यहाँ आके रक्त शुद्ध होता है किडनी में। ये 2 किडनी होता है, सेम के बीच का आकार का होता है किडनी। ठीक, किडनी का वजन वही 140 ग्राम के करीब होता है। अब देखिए यहाँ से किडनी से अशुद्ध होकर मूत्रवाहिनी में आता है। मूत्रवाहिनी से होते हुए मूत्राशय यहाँ एकत्रित एकत्रित होता है पेशाब, उसके बाद मूत्र मार्ग के थ्रू बाहर आ जाता है। अब देखिए ये तो डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ आते हैं और इसमें जो शरीर के लिए जरूरी है वो अवशोषित कर लिए जाते हैं और यहाँ से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको बाहर निकाल दिया जाता है इस तरह से। ये आप बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, ये डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आपको बता देते हैं, जैसा कि आप लोग डायग्राम से समझ गए होंगे उसी तरह यहाँ है किडनी। किडनी से मूत्रवाहिनी यानी
जो भी अपशिष्ट पदार्थ है वो एक नली के थ्रू बाहर आता है, मूत्राशय, मूत्राशय में एकत्रित रहता है मूत्र, और मूत्र मार्ग के थ्रू वो समय समय पर बाहर निकल जाता है। इस तरह से हमारा किडनी वर्क करता है। ठीक, अब देखिए आगे है, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? और फिर मूत्र में पीला कलर का रंग होता है, तो पीला होता है, वो किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। ये ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। अब आगे देखिए, आगे क्या है, प्रत्येक ब्रीक में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। ब्रीक जो होता है उसमें छोटी छोटी संरचना मिलके बनी होती है ब्रीक। इसमें नेफ्रॉन जो होता है वो लगभग 10 लाख के करीब होता है प्रत्येक ब्रीक में। यहाँ तक समझ गए होंगे। एक बार फिर से हम रिकॉल करा देते हैं। उत्सर्जन, उत्सर्जन में जो उत्सर्जी पदार्थ को बाहर करे वो उत्सर्जन के अंतर्गत आता है। इसमें त्वचा पसीना को बाहर करता है, आंख में भी अपशिष्ट पदार्थ बाहर आते हैं, और मेनली किडनी, किडनी जो पेशाब को बाहर करते हैं। अब देखिए अपशिष्ट पदार्थ में आ जाता है अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। अब देखिए निम्न स्तरीय जीवों में अपशिष्ट पदार्थ कैसे बाहर आता है? विसरण क्रिया द्वारा आता है उत्सर्जन, जैसे अमीबा में होता है। मनुष्य में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? किडनी के द्वारा, मेनली नेफ्रॉन को वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक, अब देखिए इसमें कौन कौन भाग लेता है? किडनी आता है, मूत्रवाहिनी आता है, मूत्र मार्ग आता है, और मूत्राशय, मूत्राशय मूत्र मार्ग। ऐसे होकर पेशाब शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आगे है, प्रत्येक ब्रीक में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होता है, यह आप याद रखिएगा। अब देखिए आगे है मूत्र का बनावट। आखिर पेशाब कैसे बनता है, उसमें क्या क्या होता है? इसमें मेनली 96% जल पाया जाता है, और कुछ 2% यूरिया और कुछ अवशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। इस तरह से मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र के बनावट में ये सब चीज पाया, जल 96%, यूरिया पाया जाता है 2%, और कुछ अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। अब आगे है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस इसका मतलब क्या हुआ? यानी देखिए हमारे शरीर में जैसे नॉर्मल में हमारा ब्रेक सही तरीके से कार्य करता है, कभी कभी मतलब गंभीर सिचुएशन में ऐसा आ जाता है ब्रेक काम करना बंद कर देता है, चोट लग जाने के कारण या और भी कोई वजह से ब्रेक काम करना बंद कर देता है। तो यह एक ऐसा मशीन है जो कि कृत्रिम तरीके से किडनी का काम करता है, अर्थात वो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। यह एक क्या है? डायलिसिस मशीन है, यानी मशीन की तरह है, और ये कृत्रिम तरीके से ब्रिक की तरह कार्य करता है, कृत्रिम तरीके से। इसे ही हीमोडायलिसिस कहा जाता है। यानी एक डायलिसिस मशीन है, मशीन की तरह उसमें कार्य करता है, और ये अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आगे हैं पादप में उत्सर्जन, यानी पादप में अपशिष्ट पदार्थ कैसे बाहर आते हैं? आप लोग देखे होंगे, एक सिंपल एग्जांपल है सुजीना। सुजीना जानते हैं ना, उसके गाछ में होता है और लट्ठा टाइप का निकलता है बाहर, जो वो क्या है? एक अपशिष्ट पदार्थ है। आम के वृक्ष में आप लोग देखे होंगे गोंद टाइप से बाहर निकलता है, वो क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है, उसी टाइप से निकलता है। पादप में उत्सर्जन के लिए क्या क्या निकलते हैं? रेजिन निकलता है, टैनिन निकलता है, और गोंद निकलते हैं। ये सब उत्सर्जी पदार्थ में आते हैं, रेजिन, टैनिन और गोंद। अब देखिए बबूल में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या होता है? बबूल में गोंद होता है। बबूल में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में गोंद पाया जाता है। ठीक, और इसी तरह चीर में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में रेजिन पाया जाता है। चीर, चीर वृक्ष होता है ना, उसमें उत्सर्जी के रूप में ये रेजिन बाहर आते हैं। आप समझ गए होंगे। इसको फिर से एक बार रिकॉल करा दूं। मूत्र की बनावट में क्या क्या पाया? जल 96%, यूरिया 2% तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। अब देखिए हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस एक ऐसा कृत्रिम मशीन है जो कि
जिसका किडनी वर्क सही तरीके से नहीं करता है उसमें लगाया जाता है और ये कृत्रिम तरीके से ब्रिक की तरह कार्य करता है। इसे ही हीमोडायलिसिस कहा जाता है। पादप में उत्सर्जन के लिए कौन कौन से अपशिष्ट पाए जाते हैं? इसमें है रेजिन, टैनिन, गोंद, ये सब उत्सर्जी पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। अब देखो बबूल में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है? गोंद। चीर में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है? रेजिन। तो देखिए ये एक छोटा वीडियो में हम ये उत्सर्जन के पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने का प्रयास किए हैं और यहाँ हम सारे टॉपिक को इंक्लूड किए हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग सही तरीके से समझे होंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या है? उत्सर्जन की परिभाषा दें। उत्सर्जन आप इसको कैसे परिभाषित करेंगे बताए थे? उत्सर्जन आप कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखना है कि हमारे शरीर में बहुत सारी उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बहुत सारे अवशिष्ट और विषाक्त पदार्थ बनते हैं जिन्हें बाहर निकालना जरूरी है और इसे बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। आप और भी कई तरीके से लिख सकते हैं लेकिन सेंस यही रहना चाहिए। अब आगे हैं उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से हैं? उत्सर्जी पदार्थ आपको बताए थे जैसे यूरिया हुआ, यूरिया है और कौन कौन सा है? यूरिया है, यूरिक अम्ल है, यूरिक अम्ल, यूरिया है, यूरिक अम्ल है और अमोनिया है। बहुत सारे ये सब क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक, इस तरह से लिख दीजिएगा। अब आगे है अगला 2 नंबर, पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में निष्कासित करते हैं? तो ये बताए थे पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ किस किस रूप में निष्कासित करते हैं? रेजिन था, रेनिन और क्या था? गोंद, रेनिन, गोंद, रेजिन था और गोंद था। इसी टाइप से चीर में क्या था? रेजिन और बबूल के पौधे में क्या था? गोंद। इसी टाइप से आपको लिखना है, इसी टाइप से लिखना है। रेजिन, गोंद, टैनिन यही सब पौधे में उत्सर्जी पदार्थ हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ब्रिक की स्पष्ट नामांकित चित्र बनाए। ब्रिक बताए थे ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट भी है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ब्रिक आपको फोटो दिखा देते हैं एक बार, जरा सुनिए। या आप देख सकते हैं ये फोटो जो दिख रहा है यही है ब्रिक। इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा और बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बताते हैं। ब्रिक ब्रिक आप कर लीजिएगा इसको नामांकित चित्र बना के। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। क्या है क्वेश्चन? ब्रिक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं या क्या है? कोशिका, न्यूरॉन, ऊतक, नेफ्रॉन। इसमें से क्या होगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना। तो इस छोटे से वीडियो में हम इस चैप्टर 4 को यानी उत्सर्जन को कंप्लीट करने का प्रयास किए हैं और ये कुछ क्वेश्चन भी कराए हैं। तो आप लोग का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से लिख सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।